एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमें एक एम्प्लॉय जोई को दिखाया जाता है जो कि मुरान के लिए उसका पार्सल लेकर आती है और वो मुरान से कहती है मुरान उस पार्सल को चेक कर ले, कहीं उस पार्सल के अंदर उसकी कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं आई है। मुरान जब उस पार्सल को देखता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो जाते हैं। देन मुरान लीचन की तरफ देखता है जो कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। मुरान उस पैकेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है ली चेन बाहर से आ रहा होता है। दूसरी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट गाओ भी आ रहे होते हैं। ली चेन जब वाइस प्रेसिडेंट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी ली चेन को देख लेता है और वो ली चेन से कहता है तुम्हें देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पर बस एक मीटिंग के लिए आया था और यहाँ पर मेरा दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ली चेन वाइस प्रेसिडेंट को अवॉइड करके वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे रोक लेता है। वाइस प्रेसिडेंट ली चेन से कहता है अब मुझे समझ में आया तुम्हारा टारगेट भी मुरान था, इसीलिए उस टाइम पर तुम्हें गुस्सा आना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन उस टाइम पर चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसी हो गई थी कि मैं यहाँ पर नहीं रुक पाया, और रही बात मेरे ट्रांसफ़र की तो उसके लिए तुम्हें अच्छे से पे करना होगा। ली चेन उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को पंच करने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है, जिसे देखकर वाइस प्रेसिडेंट गाओ ली चेन पर हंसने लगता है और वो ली चेन को परेशान करके वहाँ से चला जाता है। और ली चेन बस गुस्से में वाइस प्रेसिडेंट को जाते हुए देख रहा होता है। देन ली चेन जब गुस्से में ऑफिस के अंदर जा रहा होता है तभी उसे एक एम्प्लॉय मिलता है जो कि ली चेन से कहता है बॉस आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। ली चेन उस एम्प्लॉय से कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम किसी स्पाई फिल्म में हो जो तुम मुरान के हर एक मूव पर मॉनिटर कर रहे हो। साथ ही ली चेन उस एम्प्लॉय से अपने $5000 वापस मांगते हुए कहता है मुरान अब से उसका बॉयफ्रेंड है, सो उस एम्प्लॉय को मुरान को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एम्प्लॉय ली चेन से कहता है ली चेन को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, कपल्स के बीच में हमेशा ही लिटिल सीक्रेट होते हैं। जोए ने उसे बताया है आज मॉर्निंग में मैनेजर मुरान ने एक ऑर्डर रिसीव किया था, उस ऑर्डर के रिसीव होने के बाद ही मुरान के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे। उस एम्प्लॉय की बातें सुनकर ली चेन थोड़ा सा सरप्राइज होता है। साथ ही वो एम्प्लॉय ली चेन को ये भी बताता है जैसे ही मुरान ने वो ऑर्डर रिसीव किया मुरान नर्वस लुक्स के साथ वहाँ से जल्दबाजी में चला गया, यहाँ तक कि मुरान ने उस ऑर्डर को ड्रॉर में लॉक करके रखा है। ये सब सुनकर ली चेन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो मुरान की तरफ देखने लगता है। मुरान जब ये नोटिस करता है तो वो ली चेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ली चेन को भी मुरान का अवॉइड करना समझ में आ जाता है और उसे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, जिस पर वो एम्प्लॉयर ली चेन से उसके $5000 के बारे में कहता है। ली चेन कहता है उस एम्प्लॉय को ली चेन को $5000 वापस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बस जोई को ध्यान से सुनता रहे। और ली चेन एवरी इन्फॉर्मेशन के बदले उस एम्प्लॉय को कुछ मनी ऑफर करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग में ली चेन और मुरान के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर मुरान आराम से टीवी एंजॉय कर रहा होता है। तभी ली चेन मुरान के पास आता है और मुरान से कहता है क्या तुम्हें अभी भी याद है हम दोनों ने कहा था हम लोगों को हर चीज़ को लेकर एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली ओपन होना चाहिए और कोई भी छोटी सी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए जो कि वो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हो। ली चेन डायरेक्टली मुरान से उस ऑर्डर के बारे में पूछ लेता है और वो मुरान से कहता है आज तुमने जो ऑर्डर रिसीव किया उसमें क्या था। ली चेन की बात सुनकर मुरान एकदम शॉक हो जाता है और वो ली चेन से कहता है उसे कैसे पता चला आज मुरान को पैकेज मिला है। ली चेन मुरान से कहता है तुम इस बारे में परेशान मत हो, आखिर मुझे कैसे पता चला, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस पैकेज के अंदर क्या था। मुरान ली चेन से कहता है इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, जिस पर ली चेन कहता है तुम मुझसे झूठ मत बोलो, किसी ने मुझे बताया है जब तुम्हें वो पैकेज मिला था उसे देखने के बाद तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बैड हो गए थे। जिस पर मुरान कहता है तुम इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा मत सोचो। मुरान वहाँ से शावर लेने का बहाना करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन ली चेन मुरान को पकड़कर दोबारा अपने पास बिठा लेता है। ली चेन मुरान को भागने से मना करता है और कहता है क्या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्या वाइस प्रेसिडेंट गाओ ने मुरान के पास उसे थ्रेटन करने के लिए कुछ भेजा है।
मुरान कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट गाओ का इन सब से क्या लेना देना। जिस पर ली चेन मुरान को बताता है आज उसने कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट गाओ को देखा है और वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी जानता है मुरान और ली चेन दोनों साथ में हैं। यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ ने ली चेन को ये भी कहा है ली चेन ने जो कुछ भी वाइस प्रेसिडेंट के साथ किया है उसके लिए ली चेन को पे बैक करना होगा और अभी के लिए ली चेन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुरान है, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट डेफिनेटली मुरान के पीछे आएगा। यहाँ तक कि ली चेन को लगता है वाइस प्रेसिडेंट ने अभी भी मुरान के साथ सब कुछ एंड नहीं किया है। ली चेन की बात सुनकर मुरान वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सोचने लगता है और कहता है हो सकता है मी फेंग और ली चेन का जो वीडियो है वो वाइस प्रेसिडेंट ने ही बनाया हो, बिकॉज वो कल्प्रिट उन दोनों की कंपनी में से ही कोई था और वो वीडियो भी वहीं से वायरल हुआ था। जिसे सुनकर ली चेन कहता है उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है अगर वाइस प्रेसिडेंट ने वो वीडियो बनाया है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ उस पैकेज के अंदर क्या था। मुरान ली चेन से कहता है वाइस प्रेसिडेंट गाओ का उस पैकेज से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ली चेन तो चिल्लाते हुए यही जानने की कोशिश कर रहा था आखिर उस पैकेज के अंदर क्या था, जिस पर मुरान को भी हार माननी पड़ती है। मुरान उस पैकेज के अंदर जो कुछ भी था वो ली चेन को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। ली चेन जब उस पैकेज को खोलकर देखता है तो वो स्माइल करने लगता है। सेम टाइम पे मुरान नर्वसनेस की वजह से नेल बाइट करना स्टार्ट कर देता है। ली चेन स्माइल करते हुए मुरान से कहता है मुरान ने ये सारी चीज़ें खरीदी है बिकॉज, जिस पर मुरान कहता है दैट्स राइट एग्जैक्टली ली चेन जो सोच रहा है। मुरान ली चेन को बताता है जायो ने उससे कहा था मुरान और ली चेन दोनों इस बारे में बात करें बिकॉज वो नहीं चाहता इन सब चीज़ों को लेकर दोबारा से ली चेन और मुरान के बीच में फाइट हो, बिकॉज वो दोनों अब साथ हो गए हैं लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मुरान गुस्सा होते हुए ली चेन से कहता है क्या ली चेन को लगता है ये सब कुछ खरीदना इजी था, बिकॉज मुरान ने ये सब कुछ खरीदने से पहले बहुत सारी रिसर्च की है इन सब में जानने के लिए क्या है जो कि ली चेन इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था मुरान से ये सब कुछ जानने के लिए। ली चेन स्माइल करते हुए मुरान को गुस्सा करने से मना करता है और वो मुरान के पास जाकर उसे अपने पास बिठाता है। ली चेन मुरान से कहता है उसे मुरान को फोर्स नहीं करना चाहिए था आंसर देने के लिए, ये सब कुछ इसीलिए हुआ बिकॉज ली चेन ने आज ऑफिस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट गाओ को देखा था और ली चेन बस मुरान के लिए वर्ड था, जिस पर मुरान कहता है वो नहीं चाहता था ली चेन को इन सब के बारे में इतना जल्दी पता चले, वो बस कोई तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो ली चेन से स्लोली इस बारे में बात कर सके। ली चेन यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और वो मुरान को गुस्सा करने से मना करता है, जिस पर मुरान कहता है वो गुस्सा नहीं है। ली चेन कहता है मुरान इन सब को लेकर गुस्सा नहीं है, यही सबसे अच्छी बात है। देन क्या वो इन सब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिस पर मुरान भी ओके कहता है। ली चेन मुरान को बताता है उसने ऑलरेडी इस सिचुएशन के बारे में सन से प्राइवेट में बात की है और इस सिचुएशन का ओवरव्यू किया है। मुझे लगता है जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हमें टॉप और बॉटम के इश्यू में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुरान ली चेन से कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मुझे परमिशन देने के लिए तैयार हो। ली चेन कहता है ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने की रिक्वायरमेंट है एंड जो अदर पर्सन है वो तुम हो। मैं इसे गेट ओवर कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में भी डेफिनेटली कुछ सोचूंगा। मुरान ली चेन से कहता है वैसे भी हमने अभी अभी डेटिंग करना शुरू किया है, इसीलिए हमारे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ली चेन कहता है ये सही है और फ्यूचर में अभी भी बहुत टाइम है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे ही कंटिन्यू करेंगे। ली चेन मुरान को किस करता है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगजी को दिखाया जाता है जो कि डैड से बात करने के लिए आया था। योंगजी डैड के सामने जाता है और उनसे पूछता है क्या आप अब ठीक फील कर रहे हो। डैड योंगजी से कहते हैं क्या योंगजी यहाँ पर अपनी मॉम को देखने के लिए वापस आया है। योंगजी कहता है नहीं और वो डैड को बताता है वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया है और वो डैड के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। डैड कहते हैं अगर ये उसके और उसके ब्रदर के बारे में है तो इस पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर डैड वहाँ से जाने लगते हैं तो योंगजी डैड से कहता है अगर डैड अपने सन की सच में केयर करते हैं तो उन्हें योंगजी से बात करनी चाहिए। योंगजी की बात सुनकर डैड वहीं पर रुक जाते हैं और वो योंगजी के पास आकर कहते हैं योंगजी हमेशा से ऐसा ही क्यों है। वो पर्सन जो तुम्हें नहीं जानते हैं या फिर वो पर्सन जो तुमसे फैमिलियर नहीं है वो तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं, तुम हमेशा ही फाइट को चूज करते हो।
मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपसेट हूँ। जिस पर योंग जी डैड से माफी मांगता है। डैड योंग जी से कहते हैं ठीक है चलो बात करते हैं। देन योंग जी डैड से बात करने के लिए उन्हें एक प्लेस पर लेकर आता है। डैड योंग जी से कहते हैं उसने बात करने के लिए ये प्लेस क्यों चूज किया है। जिस पर योंग जी बताता है इस प्लेस पर ही पहली बार योंग जी ने उन्हें डैड कहा था। उस टाइम पर आप, मॉम और ब्रदर मेरे पास आए थे और मेरे साथ स्केटिंग की थी। वहाँ पर आप तीनों ही फैमिली की तरह थे लेकिन मैं ही वो था जिसने आप लोगों को ज्वाइन नहीं किया था। आप और ब्रदर दोनों ने ही मेरे क्लोज आने का हार्डली ट्राई किया था। डैड योंग जी से माफी मांगते हैं बिकॉज उनके पास इस टाइम की कोई भी मेमोरी नहीं थी। योंग जी कहता है जब मैंने पहली बार आपको कॉल किया था तो मैंने कुछ ट्राई करने के लिए ऐसा किया था, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने देखा आप में और ब्रदर में काफी अच्छा रिलेशनशिप है और ये देखकर मुझे सडनली जेलसी फील होने लगी। मैं भी इसे ट्राई करना चाहता था लेकिन ये अलग था। आपकी वॉइस में फीलिंग्स थी लेकिन मेरी वॉइस में ऐसा कुछ नहीं था। जिस पर डैड योंग जी के शोल्डर पर अपना हैंड रखते हुए कहते हैं हम दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन क्या तुम जानते हो मैंने हमेशा ही तुम्हें अपने सन की तरह ही ट्रीट किया है और हमेशा उसी तरीके से देखा है। इन बातों को काफी साल हो चुके हैं तो क्या तुम्हें कभी भी मेरे अंदर से पेरेंटल फीलिंग्स नहीं आई है। तुम कैसे अपने ब्रदर को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। योंग जी डैड से कहता है मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स है लेकिन और भी ज्यादा मैं अपने ब्रदर को लव करता हूँ। लेकिन डैड कहते हैं तुम दोनों ब्रदर्स हो। जिस पर योंग जी बताता है ब्रदर भी मुझे लाइक करते हैं, इनफैक्ट वो भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। योंग जी की ये सारी बातें सुनकर डैड एकदम शॉक हो जाते हैं। योंग जी डैड से कहता है आप ऑलरेडी ब्रदर की सेक्सुअलिटी के बारे में जानते हैं। ब्रदर मेंस में इंटरेस्टेड है और वो किसी मैन के साथ ही रहना चाहता है। ब्रदर अपने लिए एक मैन को चूज करेगा जो कि हमारी फैमिली में ज्वाइन होगा। अगर ऐसा ही है तो वो मैन मैं भी तो हो सकता हूँ। मैं हमारी फैमिली का बेस्ट चॉइस हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी इस फैमिली का एक पार्ट हूँ। योंग जी की ये सारी बातें सुनकर डैड एकदम शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी योंग जी दोबारा से कहना स्टार्ट करता है पहले मुझे लगा था ब्रदर ने आपकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया है बिकॉज वो आपकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन मेरी ब्रेवरी की वजह से ब्रदर मेरे साथ आकर आपसे सब कुछ कन्फ्रंट करना चाहते थे ताकि आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर ले। मेरे और ब्रदर के बीच में जो लव है वो सच में आपको कुछ भी बॉदर नहीं करेगा। योंग जी की ये सारी बातें सुनकर डैड वहाँ से जाने लगते हैं और योंग जी बस उन्हें जाते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ हमें मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो डैड को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन डैड कॉल पिक नहीं करते। तभी डैड घर के अंदर आते हैं। मॉम जब डैड को देखती है तो वो डैड से कहती है आप घर वापस आ गए, आप कहाँ पर गए थे। मैंने बार बार आपको कॉल करने की ट्राई किया लेकिन आपने एक भी बार कॉल पिक नहीं किया। मुझे लगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है लेकिन डैड कोई भी आंसर नहीं करते। जिस पर मॉम कहती है क्या हुआ है। मॉम सबसे पहले डैड को बैठने के लिए कहती है और वो डैड के साथ बैठ जाती हैं। मॉम डैड से कहती है क्या हुआ है, क्या वो योंग जी से मिले हैं, योंग जी ने उनसे क्या कहा है। जब डैड कोई भी आंसर नहीं करते हैं तो मॉम योंग जी पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है जायो ने ऑलरेडी योंग जी से कहा था कि वो डैड से कुछ भी ना कहे। मॉम की ये सारी बातें सुनकर डैड शॉकली मॉम की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है मॉम को ऑलरेडी इन सब के बारे में पता था। डैड गुस्सा होते हुए कहते हैं इस फैमिली में चाहे जो कुछ भी हो मॉम को उस बारे में हमेशा ही पता होता है, चाहे वो जायो की सेक्सुअलिटी के बारे में हो या फिर योंग जी और जायो के साथ में डेटिंग करने के बारे में हो। डैड को हमेशा ही इन सब के बारे में आखिर में पता चलता है। इन सब की वजह से डैड को बहुत बुरा फील होता है और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। जिस पर मॉम डैड को बताती है हम लोगों को डर था अगर हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे तो आप इन सब को हैंडल नहीं कर पाएंगे और लास्ट टाइम आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ये सब कुछ कहकर मॉम भी रोने लगती है और वो डैड से बार बार सॉरी कहती हैं। जिस पर डैड वहाँ से खड़े होकर जाने लगते हैं। जब मॉम डैड को रोकने की कोशिश करती है तो डैड मॉम से कहते हैं वो कब से इन सब चीज़ों को हाइड करने की प्लान कर रही थी। ये कहकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी में मुर्रान और जायो को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर जायो मुर्रान से कहता है तो ली चेन तुम्हें टॉप बनने देने के लिए तैयार है। देन वो सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जिस पर मुर्रान कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जायो बताता है ली चेन जब गर्ल्स को डेट करता था तो वो हमेशा ही
क्विकली सारे मूव करता था, लेकिन इस टाइम वो टाइम लेते हुए काफ़ी स्लोली आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वो तुम्हें टॉप 1 बनने के लिए भी अलाउ कर रहा है। मुरान जायो से कहता है उसे उसके फर्स्ट टाइम पर कैसा फील हुआ था। अब मुरान का ये सवाल सुनकर जायो एकदम शॉक हो जाता है और वो खांसना स्टार्ट कर देता है। जायो मुरान से कहता है वो सडनली उससे ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है। मुरान कहता है बिकॉज ली चेन उन लोगों की रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कर रहा है और मुरान भी ये सब कुछ करना चाहता है। उन लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है, इसीलिए उन लोगों के पास टाइम है बाद में इन सब के बारे में सोचने के लिए। जायो मुरान से कहता है मैं कह सकता हूँ सच में तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुरान जायो से कहता है तुम और तुम्हारा ब्रदर भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं कह सकता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो बिकॉज योंगजी तुमसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है और डेफिनेटली योंगजी तुम्हें होल लाइफ तक बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। जायो कहता है उसे योंगजी पर बिलीव है, वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। देन वो दोनों ही अपना लंच एंजॉय करने लगते हैं। तभी जायो के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है। मॉम जायो को बताती है योंगजी ने डैड को सब कुछ बता दिया है, डैड बहुत ही बुरे मूड में है और वो अपने रूम में ही है, यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मॉम के मैसेजेस पढ़ने के बाद जायो इन सब के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान को दिखाया जाता है। मुरान के पास एक एम्प्लॉय आती है और वो कहती है आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मैं बस आपको कॉल करने के बारे में सोच ही रही थी। मुरान कहता है क्या ये अर्जेंट है, क्या मिस्टर वोंग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, जिस पर वो एम्प्लॉय कहती है नहीं मैनेजर ली चेन के साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हमें ली चेन को दिखाया जाता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ के सामने खड़ा होता है। वाइस प्रेसिडेंट गाओ यहाँ पर फेक एविडेंस से प्रूफ कर देता है ली चेन ने कंपनी के अकाउंट्स के साथ कुछ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से कंपनी को मिलियंस का लॉस हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट गाओ ली चेन से कहता है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, तुम इस बारे में कैसे और क्या कहोगे, प्रूफ तुम्हारे आंखों के सामने है। ली चेन वाइस प्रेसिडेंट गाओ से कहता है ये सारे प्रूफ कहाँ से आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट गाओ कहता है इस ऑफिस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारे एरोगेंट बिहेवियर की वजह से परेशान है, उन सभी लोगों ने ये प्रूफ कलेक्ट किया है और मुझे दिया है। मुरान को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ मैटर क्या चल रहा है, जिस पर वो एम्प्लॉय जोई मुरान को बताने लगती है आखिर ये सारा मैटर क्या है। वाइस प्रेसिडेंट गाओ दोबारा से कहना स्टार्ट करता है मुझे उस एम्प्लॉय की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है और सारे एविडेंस यहाँ पर है। वाइस प्रेसिडेंट गाओ दूसरे वाइस प्रेसिडेंट शिन के पास जाता है और कहता है आपको क्या लगता है हमें इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट शिन बताते हैं कंपनी के अकाउंट में से $5 मिलियन गायब हुए हैं, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, इसीलिए इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 पार्टी अरेंज की गई है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी ली चेन इस कंपनी में वर्क नहीं कर सकता। जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी तब तक ली चेन को ऑफिस से दूर रहना होगा। तभी मुरान सबके सामने आता है और वो वाइस प्रेसिडेंट शिन के डिसीजन के अगेंस्ट होता है। मुरान कहता है जब तक उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जारी है ली चेन को उसका ऑफिस कंटिन्यू करने देना चाहिए। ली चेन को ऑफिस कंटिन्यू नहीं करने देने का मतलब साफ साफ यही होगा कि ली चेन का ही सारा फॉल्ट है। वाइस प्रेसिडेंट गाओ मुरान से कहता है मुरान का ली चेन के साथ करंटली रिलेशनशिप है, इसीलिए वो मुरान को सजेशन देना चाहता है मुरान को ली चेन के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मुरान वाइस प्रेसिडेंट शिन की कंडीशन को मान लेता है और कहता है जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है वो ऑफिस से दूर रहेगा। साथ ही ली चेन वाइस प्रेसिडेंट गाओ से कहता है वो इन सभी एविडेंस को संभाल कर रखे बिकॉज ये सारे एविडेंस ली चेन को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट गाओ कहता है वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। ली चेन अपने डेस्क पर जाकर उसका सारा सामान पैक करने लगता है। सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि मैनेजर ली चेन को जॉब से फायर कर दिया गया है। ली चेन अपना सारा सामान इकट्ठा करता है और अपनी एम्प्लॉय आईडी को वहीं पर फेंक कर अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। मुरान ली चेन को जाने से रोकता है और वो ली चेन से कहता है क्या ली चेन यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा, जिस पर ली चेन कहता है सब ठीक है, मुरान के घर आने के बाद वो दोनों इस बारे में बात करेंगे। ये कहकर ली चेन वहां से चला जाता है। इवनिंग के टाइम पे हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर मुरान और जायो आज कंपनी में जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में बात कर रहे थे। जायो कहता है जहां तक वाइस प्रेसिडेंट गाओ के एविडेंस की बात है मैंने ऑलरेडी उन्हें वेरिफिकेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया है।
इस प्लान को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है बिकॉज सारे एविडेंस ही ली चेन के खिलाफ हैं। मुरान कहता है ली चेन का खुद का केस, साथ ही जिस मामले में उन लोगों ने मदद की सभी एक ही प्रॉब्लम है। जायो मुरान से एग्री होते हुए कहता है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जायो और मुरान दोनों ही ली चेन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन ली चेन को तो इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो आराम से अपना मील एंजॉय कर रहा था। तभी ली चेन कहता है जब से वाइस प्रेसिडेंट गाओ ट्रांसफर हुआ था तब से ही शायद वो इन सब के बारे में प्लानिंग कर रहा था। मुरान ली चेन पर गुस्सा करने लगता है बिकॉज वो सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, जिस पर जायो मुरान को गुस्सा करने से मना करता है। मुरान कहता है वो आखिर कैसे गुस्सा ना करे, हम दोनों यहाँ पर इसके लिए वरिड हैं और देखो यहाँ पर इसका बिहेवियर कैसा है, ये बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है। अगर हम लोगों ने साथ में मिलकर इसे क्लियर नहीं किया तो तुम्हें म्यूज कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तुम वहाँ पर और काम नहीं कर पाओगे, साथ ही तुम्हें किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। ली चेन कहता है ऐसा नहीं है, मैं इन सब के बारे में केयर नहीं करता, मुझे लगता है चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ प्रूव कर देगा। जिस पर मुरान ली चेन से कहता है सो तुम कैसे अपनी इनोसेंस प्रूव करोगे, तुम्हारे पास खुद की इनोसेंस प्रूफ करने के लिए एविडेंस कहाँ पर है। जायो ली चेन से कहता है इस टाइम पर तुम प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए सेम एटीट्यूड यूज नहीं कर सकते। वाइस प्रेसिडेंट गाओ इस टाइम पूरी प्रिपरेशन के साथ आया है। ली चेन कहता है मैं एविडेंस ढूंढ लूंगा जो ये प्रूफ कर सके कि मैंने कंपनी के अकाउंट्स के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं की है और ना ही मैंने कंपनी का पैसा चुराया है। जिस पर मुरान गुस्से से ली चेन से कहता है देन कुछ करो। ली चेन कहता है कुछ टाइम के लिए उसे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो बाद में हार्ड वर्क करेगा और कुछ एक्शन लेगा। ये सब कुछ कहते हुए ली चेन अपने हैंड को मुरान के हैंड पर रख देता है, जिस पर मुरान ली चेन से कहता है ली चेन ने अभी अभी अपने माउथ को किस हैंड से वाइप किया था, जिस पर ली चेन अपने हैंड को बताते हुए कहता है इस हैंड से। और ये वही हैंड होता है जिसे ली चेन ने मुरान के हैंड पर रखा था, जिसकी वजह से मुरान ली चेन से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।